जय हिंद बच्चों, मेरा नाम वंदना मिश्रा है और आज हम कक्षा 11वीं विषय अर्थशास्त्र के पाठ 8 सूचकांक, निर्देशांक या फिर जिसको अंग्रेजी में इंडेक्स नंबर कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ को हम निम्न शीर्षकों के अंतर्गत पढ़ेंगे, जैसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा निर्देशांक का आशय या अर्थ, दूसरा पॉइंट है हमारा निर्देशांक की परिभाषा, तीसरा बिंदु है निर्देशांक की विशेषताएं एवं चौथा पॉइंट है निर्देशांकों की रचना की विधियां। आइए बच्चों, हम पढ़ेंगे निर्देशांक का अर्थ क्या है। जैसा कि इस शब्द को सुनने अथवा देखने से ही हमें समझ में आता है कि जो किसी सूचना के बारे में हमको बताएं, ऐसी संख्याओं को हम सूचकांक कहेंगे। बच्चों, यह चैप्टर आपको बहुत पसंद आएगा क्योंकि हम इस पाठ में पढ़ाए जाने वाले टॉपिक को अपनी डेली लाइफ में ही देखते रहते हैं। आइए बच्चों, आप समझते हैं कि इंडेक्स नंबर है क्या। बच्चों, इसको समझने के लिए हमें एक टेबल बनाना होगा। ये एक टेबल दिया हुआ है जिसमें वस्तु 2015, 2020 के बारे में बताया गया है। वस्तु वाले कॉलम में पेट्रोल, शक्कर और चावल। 2015 में पेट्रोल की कीमत 65 रुपये थी, जो कि 2020 में बढ़कर 80 रुपये लीटर हो गई। इसी प्रकार से शक्कर की प्राइस या कीमत 2015 में 26 रुपये थी और 2020 में बढ़कर 40 रुपये हो गई। इसी प्रकार चावल की कीमत 2015 में 25 रुपये और 2020 में 50 रुपये हो गई बढ़कर। इस टेबल में हम तुलना कर रहे हैं और कीमतों में परिवर्तन को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। बच्चों, किसी देश में चल रहे समय और परिस्थिति के अनुसार वहाँ पर कीमतों में वृद्धि एवं कमी देखी जाती है। उदाहरण के लिए बच्चों, आपने देखा होगा अतिवृष्टि, बाढ़ या युद्ध की स्थिति में, या भी वर्तमान में हम देखें कोविड-19 की वजह से पूरे देश में जो है वो महंगाई की स्थिति हो गई है। निर्देशांकों को समझने के लिए हम एक और उदाहरण लेते हैं। हमने अक्सर सुना होगा आज सेंसेक्स 100 पॉइंट नीचे तो कल 100 पॉइंट ऊपर चला गया है। कभी निफ्टी 100 पॉइंट नीचे तो कल 100 पॉइंट ऊपर चला गया है। हर रोज़ ये सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर नीचे होते रहते हैं। ये रोज़ फ्लक्चुएटेड होते रहते हैं। अब ये सेंसेक्स और निफ्टी क्या है? जब कभी शेयर मार्केट की बात होती है तो शेयर बाज़ार में सबसे पहले सेंसेक्स और निफ्टी का नाम आता है। आज बाज़ार इतने अंक गिर गया या बढ़ गया, ये सारी बातें हम सुनते ही रहते हैं। बच्चों, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही इंडेक्स हैं जो कि शेयर मार्केट में होने वाले चेंजेस, मूवमेंट को इंडिकेट करते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी को देखकर ही हम कह सकते हैं कि अभी मार्केट कितना ऊपर या फिर कितना नीचे है, या हमारे देश की आर्थिक स्थिति किस ओर जा रही है। बच्चों, आज के इस युग में आर्थिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी निर्देशांकों के बिना जानना असंभव है। निर्देशांकों का एक उदाहरण हम और देखते हैं कि आपने अपने परिवार में अक्सर सुना होगा कि आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो अक्सर ये बोलते हुए सुने गए होंगे कि हमारे ज़माने में तो गोल्ड का प्राइस इतना था और अब इतना हो गया, हमारे ज़माने में शक्कर का प्राइस इतना था और आज देखिए कितना महंगा हो गया है, महंगाई जो है वो आसमान को छूने लगी है। तो ये जो परिवर्तन है कीमतों में, इन्हीं को तो हम इंडेक्स कहते हैं। तो बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि इंडेक्स क्या है। इंडेक्स एक तरह का परिवर्तन है जो कि कीमतों में देखने को अक्सर हमें मिलता है। बच्चों, अब हम इसका सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, परिभाषा। वेसेल एवं वैलेट के अनुसार निर्देशांक एक सांख्यिकीय माप है जो समय या स्थान के आधार पर होने वाले सापेक्ष परिवर्तनों का माप करता है। इस तरह से इनका भी कहना यही है कि परिवर्तनों को मापने का एक जो माध्यम है वो सूचकांक है। अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। पहली विशेषता जो है वो संख्या द्वारा व्यक्त, दूसरी विशेषता है तुलना का आधार, तीसरी विशेषता है सार्वभौमिक उपयोगिता। निर्देशांक
व्यक्त किए जाते हैं हमेशा संख्याओं में। बच्चों, इंडेक्स नंबर को फाइंड करने के लिए तुलना दो आधार पर की जाती है, समय और स्थान। तीसरी विशेषता जो है वो है सार्वभौमिक उपयोगिता। बच्चों, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ पर निर्देशांक का उपयोग नहीं किया जाए, जैसे उत्पादन, मूल्य, विनियोग, मजदूरी। सूचकांक भविष्य की आर्थिक प्रवृत्ति का संकेत भी देते हैं, अतः इनको आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। निर्देशांकों की रचना की विधियाँ, ये हमारा चौथा पॉइंट है। आइए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे निर्देशांकों की रचना की विधियों के बारे में। निर्देशांकों को बनाने की या फिर कैलकुलेट करने की मुख्यतः दो विधियां हैं, जो इस प्रकार हैं। पहली विधि जो है वो है साधारण निर्देशांक, और दूसरी जो विधि है वो है भारशील निर्देशांक। इस तरह से साधारण निर्देशांक को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग या पहली विधि सरल समूह रीति है, और दूसरा भाग या दूसरी विधि मूल्य अनुपात माध्य रीति है। इसी तरीके से बच्चों, सरल समूह रीति में प्रयोग किए जाने वाला सूत्र कुछ इस प्रकार है, और मूल्य अनुपात माध्य रीति में प्रयोग किए जाने वाला सूत्र कुछ इस प्रकार है। दूसरी विधि है भारित निर्देशांक विधि। इस विधि को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग या पहला नाम है इसका मूल्य अनुपात का भारित माध्य, और दूसरा है भारित समूह रीति। मूल्य अनुपातों का भारित माध्य विधि का जो सूत्र है वो आपको दिख रहा होगा बच्चों। इसी तरीके से भारित समूह रीति के बारे में जो जानकारी नीचे दी गई है वो भी आपको दिख रही है। बच्चों, निर्देशांकों की सभी विधियों को समझने से पहले कुछ बातों को समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे P बराबर प्राइस या कीमत, Q बराबर क्वांटिटी या मात्रा, 1 बराबर चालू वर्ष या फिर करेंट ईयर, और 0 का मतलब है बेस ईयर, जिसको हिंदी में बोलते हैं आधार वर्ष, और P01 निर्देशांक या फिर इंडेक्स नंबर। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है, P मतलब प्राइस है, Q मतलब क्वांटिटी है, 1 चालू वर्ष और 0 हमारा आधार वर्ष है, और P01 निर्देशांक है। यहाँ पर P का मतलब किसी वस्तु की कीमत से है, Q का मतलब वस्तु की मात्रा से है, करेंट ईयर या चालू वर्ष को हम 1 से एवं आधार वर्ष को हम 0 से डिनोट करते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों, जैसे हम बहुलक को Z से, मीन या फिर माध्य को X बार से और मीडियन को M से इंडिकेट करते हैं या डिनोट करते हैं, उसी तरीके से P01 से हम निर्देशांक या सूचकांक को बताते हैं या डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये है कि निर्देशांकों को प्रदर्शित करने का जो हमारा संकेत है वो P01 है। बच्चों, साधारण निर्देशांक की मुख्यतः दो विधियां हैं। पहली विधि है सरल समूह रीति और दूसरी विधि है मूल्य अनुपात माध्य रीति। आइए अब हम पहली विधि को समझने के लिए एक प्रश्न लेते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को, तो इस तरह का एक टेबल बनेगा। टेबल में पहला कॉलम वस्तु का है, दूसरा कॉलम मूल्य का है, तीसरा कॉलम भी मूल्य का है। अब बच्चों, इन दोनों कॉलम में क्या फ़र्क है, हमें ये समझ में आना चाहिए। इन दोनों कॉलम में ये फ़र्क है कि ये वाला जो कॉलम है वो P0 मतलब कि आधार वर्ष पर आधारित है, और ये वाला कॉलम P1 चालू वर्ष पर आधारित है। इस टेबल को देखने से हमें स्पष्ट ही समझ में आ रहा है कि क, ख, ग, घ और ड वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर आधार वर्ष हमने P0 लिया है और
चालू वर्ष हमने यहाँ पर P1 लिया है। सरल समूह रीति द्वारा कीमत निर्देशांक की गणना करने के लिए जिस सूत्र का प्रयोग किया जाता है वो कुछ इस तरह से है। P01 बराबर सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। यहाँ पर इस साइन का मतलब होता है सम ऑफ, मतलब टोटल। तो हमें इस टेबल की सहायता से P1 का टोटल फाइंड करना पड़ेगा पहले और P0 का टोटल फाइंड करना पड़ेगा, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब P1 को और P0 को कैसे फाइंड करना है आइए देखते हैं। यहाँ पर ये वाला कॉलम हमारा P0 का है। जब 50, 40, 80, 110 और 20 इनको जब प्लस कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा? 300 मिलेगा। इसी तरीके से जब हम P1 वाले कॉलम में 70, 60, 90, 120 और 20 को प्लस कर देंगे तो हमें 360 मिलेगा। अब P0 की टोटल वैल्यू, टोटल मतलब सम, P0 इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास? 300। इसी तरीके से P1 का सम हमारे पास कितना आ रहा है? 360। अब इन दोनों वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। P1 अपॉन P0। P1 की वैल्यू हमारे पास 360 है और P0 की वैल्यू हमारे पास 300 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब हमें 120 मिलेगा। अब हम कह सकते हैं कि 1989 की तुलना में 1990 में जो वृद्धि हुई वो कीमतों में 20% की हुई। दूसरी विधि है हमारी मूल्य अनुपात माध्य रीति। जो हमारे पास प्रश्न है उसके अनुसार हमने टेबल बनाया है। इसमें 1, 2, 3 और 4 कॉलम बनाए हैं। पहला कॉलम है जिसमें वस्तुएं दी गई हैं, कुछ इस प्रकार हैं। जो वस्तु A, B, C, D, E और इन सब का टोटल कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5। इसीलिए यहाँ पर n बराबर हमने 5 लिखा है। हम बात करते हैं अभी दूसरे कॉलम की। दूसरे कॉलम को दो तरह से डिवाइड किया गया है जिसमें कीमत दी गई है। कीमत जो है वो 1988 में A वस्तु की कीमत और 1989 में ही A वस्तु की कीमत क्या है वो यहाँ पर बताया गया है। इसी तरीके से B वस्तु की कीमत 1988 में क्या है और 1989 में क्या है। इसी तरीके से C वस्तु की कीमत 10 से 12 हो गई। इसी तरीके से D वस्तु की कीमत 5 से 10 हो गई। E वस्तु की कीमत 6 से 15 रुपीज़ हो गई। तो इस कॉलम को देखने से हमको समझ में आ रहा है कि जो ये आधार वर्ष है 1988, इसकी जब हम तुलना कर रहे हैं 1989 से जो कि चालू वर्ष है, तो इसको देखने पर हमें समझ में आ रहा है कि जितने भी प्रकार की वस्तुएं हैं उन सभी के मूल्यों में कुछ ना कुछ वृद्धि हुई है। अब चूंकि इस विधि का नाम है मूल्य अनुपात विधि या मूल्य अनुपात माध्य रीति, तो यहाँ पर मूल्यों का अनुपात निकाला जाता है। मूल्यों का अनुपात निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि ये दिया हुआ है, P1 अपॉन P0 इंटू 100। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि P1 क्या है और P0 क्या है। हम जानते हैं कि ये जो कॉलम है हमारा P1 का कॉलम है और ये जो कॉलम है हमारा P0 का कॉलम है। फॉर्मूले के अनुसार P1 अपॉन P0 मतलब कि P1 मतलब 15 और P0 मतलब 12, इसको हमें ऐसे लिखना है और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 125 आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चों B वस्तु के बारे में भी हम ये कह सकते हैं, C वस्तु के बारे में भी, D के बारे में भी, E के बारे में, कि इनके अनुपात जो हैं वो बदल रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं। बच्चों इस टेबल को देखने से हमें समझ में आ रहा है कि जितने भी प्रकार की वस्तुएं हमें दी गई हैं उनकी कीमतों में परिवर्तन हो रहा है। अब हम बात करते हैं इस तीसरे कॉलम की। इस तीसरे कॉलम में जब हमने कैलकुलेशन किए तो हमको ये वाली वैल्यू यहाँ पर मिली। जैसे कि
125, 80, 120, 200, 250, इन सभी को हमको क्या करना है, प्लस करना है। जब इन सबको हमने प्लस कर लिया तो हमें 775 फाइंड हुआ। अब ये 775 क्या है, ये 775 जो है वो इस पूरे की वैल्यू है। दैट मीन्स सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100, इस पूरे की वैल्यू जो आई हमारे पास वो कैसे आई बच्चों, वो कुछ इस तरह से आई कि हमारे सामने जितने भी ये अमाउंट दिख रहे हैं इन सभी को हमने प्लस कर लिया और प्लस करने के बाद इस फॉर्मूले में उस वैल्यू को सम ऑफ P1 अपॉन P0 इंटू 100 की वैल्यू को पुट कर दिया। इस तरह से 775 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे, एंड हमारा क्या है यहाँ पर बच्चों, 5 है, और ये 5 हमारा कैसे आता है, ये हम काउंट करते हैं बेटा कि ये कितनी वस्तुएं हैं। 1 2 3 4 5 है, इसका टोटल सम ऑफ P1 अपॉन P0 इंटू 100 का टोटल जो हमारे सामने आ रहा है 775, इसको हमने डिवाइड कर दिया बेटा किससे, 5 से। जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 वन जा 5, यहाँ 2 बचा, और ये 5 5 जा 25, यहाँ पर भी 2 बचा, अब ये फिर से 25 हो गया, 5 5 जा 25, तो इसका आंसर कितना आता है, 155। निर्देशांकों को ज्ञात करने की दूसरी विधि है भारशील निर्देशांक विधि। जब विभिन्न वस्तुओं या मदों का तुलनात्मक महत्व ज्ञात करना होता है तो उनके भारों को ध्यान में रखकर सूचकांकों की गणना की जाती है। इन्हें भारशील निर्देशांक कहते हैं। इनके निर्माण की 2 विधियां होती हैं। पहली है मूल्य अनुपातों का भारित माध्य एवं दूसरी है भारित समूह रीति। भारशील निर्देशांकों को समझने के लिए इसकी पहली विधि को समझना आवश्यक है, जो कि है मूल्य अनुपातों का भारित माध्य। मूल्य अनुपातों का भारित माध्य रीति के अनुसार मूल्य अनुपातों का भार से गुणा करके गुणनफल ज्ञात किया जाता है। इसके लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। P01 इक्वल टू सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W। R का यहाँ पर मतलब है मूल्य अनुपात और W का मतलब है यहाँ पर भार। इसको और अच्छे से समझने के लिए आइए अब हम एक उदाहरण लेते हैं। निम्न आंकड़ों की सहायता से मूल्य अनुपात रीति से 1980 को आधार वर्ष मानकर 1985 के लिए भारित निर्देशांक की रचना कीजिए। इस प्रश्न में 4 कॉलम दिए गए हैं। पहले कॉलम में वस्तुएं, दूसरे कॉलम में भार, तीसरे कॉलम में 1980 जिसको कि आधार वर्ष लिया गया है और चौथे कॉलम में 1985 जिसको कि चालू वर्ष माना गया है उसको लिखा गया है। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। 4 कॉलम जो कि हमारे प्रश्न में पहले से ही दिए हुए हैं वो चारों कॉलम हमें वैसे के वैसे ही लिख लेना है। जैसे कि पहला कॉलम दिया हुआ है वस्तुएं, दूसरा कॉलम दिया हुआ है भार जिसको कि हम W से इंडिकेट करते हैं। तीसरे कॉलम को 2 भागों में विभाजित किया गया है जो कि इस प्रकार है। पहला कॉलम जो है वो 1980 की कीमत है जिसको कि P0 से डिनोट किया गया है और दूसरा कॉलम जो है वो 1985 की कीमत है जिसको P1 से डिनोट किया गया है। अब बच्चों हम बात करते हैं इसके चौथे कॉलम की। चौथे कॉलम में मूल्य अनुपात निकाला गया है। मूल्य अनुपात को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है जो इस प्रकार है, R इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100। कॉलम की हम बात करते हैं। कॉलम में मूल्य अनुपात एवं भार का गुणनफल कर दिया गया है, मतलब कि R और W को मल्टीप्लाई कर दिया गया है। अब हम देखते हैं और आगे बढ़ते हुए समझने की कोशिश करते हैं कि हमें किस रिजल्ट तक पहुंचना है।
पहला कॉलम जो है वहाँ पर वस्तुओं के नाम लिखे गए हैं ABCDE, और ये वस्तुएं 1 2 3 4 5 मतलब कि 5 वस्तुएं हैं जो कि A से E तक हैं। इनका जो भार है वो इस प्रकार है। A वस्तु का भार 40 है, B वस्तु का भार 25 है, C का भार 5, D का 20, E का 10। इस तरह से जब हम इन सभी भारों को जोड़ लेते हैं या प्लस कर लेते हैं, मतलब कि सिग्मा W, उसकी वैल्यू हमें 100 मिलती है। अब हम बात करते हैं तीसरे कॉलम की। तीसरे कॉलम में आधार वर्ष एवं चालू वर्ष की कीमतों के बारे में बताया गया है। चूँकि प्रश्न में ही दिया हुआ है कि आधार वर्ष हमको किसको मानना है बच्चों, 1980 को, और चालू वर्ष हमको किसको मानना है, 1985 को। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉलम की, जिसमें कि हमें मूल अनुपात एवं भार का गुणनफल ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए R को W से मल्टीप्लाई किया जाता है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि हम जब पाँचवें कॉलम को सॉल्व कर लेंगे, जैसे कि जब हमने पाँचवें कॉलम को सॉल्व किया, मतलब वस्तु A के बारे में जब हमने मूल अनुपात फाइंड किया तो वो 125 मिला, वस्तु B के बारे में 150, C के बारे में 100, D के बारे में 119 और E के बारे में 75। लास्ट कॉलम की बात करते हैं RW, मतलब R को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है W से। अब हम बात करते हैं पहली लाइन की। पहली लाइन में हमें ये सबसे पहले देखना होगा बच्चों कि R क्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं R की वैल्यू 125 है। दैट मीन्स हमें 125 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 40 से। और जब हम इनका टोटल कर लेंगे तब हम उसको कहेंगे सम ऑफ RW या सिग्मा RW, जिसकी वैल्यू 12380 है। अब इस वैल्यू को RW के टोटल को जब हम इस सूत्र में रखकर इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर वो 123.8 आता है। इसकी दूसरी विधि है भारित समूह विधि। बच्चों, भारित समूह विधि में विभिन्न वस्तुओं की मात्रा के अनुसार भार प्रदान किया जाता है। विभिन्न विद्वानों ने भार प्रदान करने के लिए अलग अलग विधियां प्रतिपादित की हैं बच्चों, जिनमें से प्रमुख विधियां निम्न अनुसार हैं। पहली विधि है लेस्पियर की विधि एंड दूसरी विधि है पाश्चे की विधि और तीसरी विधि का नाम है फिशर की विधि। भारित समूह रीति के अंतर्गत भार देने के अनेक तरीके होते हैं। प्रमुख समीकरण निम्न प्रकार हैं। पहला है लेस्पियर विधि, जिसमें P01 बराबर सिग्मा P1 इंटू Q0 अपॉन सिग्मा P0 इंटू Q0 इंटू 100 है। इस तरह से इस सूत्र में हम कह सकते हैं कि P01 चालू वर्ष का कीमत निर्देशांक है, P1 चालू या वर्तमान वर्ष का मूल्य है, P0 आधार वर्ष की कीमत है, Q0 आधार वर्ष की मात्रा एवं सिग्मा P1 Q0 आधार वर्ष की मात्रा एवं चालू वर्ष की कीमतों के गुणनफलों का योग है। सिग्मा P0 Q0 बराबर आधार वर्ष की मात्रा तथा आधार वर्ष की कीमतों के गुणनफलों का योग है। इसी तरीके से पाश्चे विधि में भी सूत्र बताया गया है और फिशर विधि में भी सूत्र बताया गया है। बच्चों, आई होप कि आपको आज का ये वीडियो जो इंडेक्स नंबर पर आधारित है समझ में आ गया होगा। बच्चों, ये जो चैप्टर है बहुत ही सरल और स्कोरिंग है, अतः निरंतर अभ्यास करते रहें। इस चैप्टर से संबंधित जो होमवर्क के प्रश्न हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है, हमें निर्देशांकों की आवश्यकता क्यों होती है? और दूसरा प्रश्न है, अपने परिवार में उपभोग की जाने वाली महत्वपूर्ण मदों की सूचना बनाने का प्रयास कीजिए। थैंक यू सो मच बच्चों।